नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूँ पब्लिक एशिया न्यूज में। वक्त हो चला है पब्लिक एशिया प्राइम टाइम का, तो चलिए रुक करते हैं देश विदेश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों की ओर। पहली खबर है राज्य दिल्ली से, जहां भाजपाई चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को पानी ना मिले, रच रहे तमाम साजिशें। आप नेता संजय सिंह का है आरोप। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने सोमवार को आरोप लगाया है कि दिल्ली में जल संकट भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा गया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी पर राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली को हरियाणा से पानी मिलता है और जब भाजपा शासित राज्य आवश्यक पानी नहीं देता है तो इससे कमी हो जाती है। जब हमने हरियाणा सरकार से अनुरोध किया तो उन्होंने नहीं सुना। हमने एलजी से अनुरोध किया लेकिन उन्होंने अपेक्षित काम नहीं किया। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग में हुए रेल हादसे की वजह आई सामने। रेलवे बोर्ड ने इन्हें ठहराया जिम्मेदार। पश्चिम बंगाल में सियालदा जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस सोमवार को सुबह न्यू जलपाईगुड़ी के पास हादसे का शिकार हो गई। उसे एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भयानक था कि मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद ट्रेनों की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, जबकि कई बोगियां हवा में लहरा गईं। वहीं 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इधर रेलवे बोर्ड ने इस हादसे को लेकर किया है चौंकाने वाला खुलासा। उन्होंने कहा है कि ट्रेन चला रहे चालक लोको पायलट ने सिग्नल की अनदेखी की थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगरतला सियालदा मार्ग के सभी रेलवे स्टेशनों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां भाजपा ने 4 राज्यों में की चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति। शिवराज सिंह चौहान को झारखंड की जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी साल के आखिर में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, इनमें से महाराष्ट्र और हरियाणा भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का प्रभारी बनाया है। भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र के प्रभारी होंगे। उधर धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि राजीव चंद्रशेखर का एलन मस्क पर तंज। तो क्या टेस्ला भी हो सकती है हैक? पूर्वी केंद्र मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि ज्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल घटिया किस्म के डेटाबेस के साथ तैयार किए जा रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर ने मस्क पर तंज कसते हुए टेस्ला के भी हैक होने की बात कही है। आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर एलन मस्क का बयान सुर्खियों में बना हुआ है। मस्क का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सुरक्षित नहीं है, इस मशीन को हैक किया जा सकता है। इंसान ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ईवीएम को हैक कर सकता है। ऐसे में हमें इसे हटाने पर विचार करना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अलग अलग पोस्ट के साथ लार्ज लैंग्वेज मॉडल और एआई को लेकर अपनी बात रखी है। चंद्रशेखर लिखते हैं कि एलएलएम का बकवास कंटेंट उन मॉडलों से आता है जिन्हें ऐसी सामग्री या डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है जो बेहतर इस्तेमाल के लिए क्वालिटी की गारंटी नहीं देते हैं। यही वजह है कि कई स्थितियों में अरबों डॉलर के जेमिनी चैट जीपीटी को बकवास करते पाया गया है। राजीव चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं एलन मस्क का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वे असल में इस बात को लेकर गलत हैं कि कुछ भी हैक किया जा सकता है। एक कैलकुलेटर और टोस्टर को हैक नहीं किया जा सकता है। हैकिंग को लेकर कुछ लिमिटेशंस हैं। मस्क को ये जानकारी नहीं है कि भारतीय ईवीएम क्या है। भारतीय ईवीएम एक लिमिटेड इंटेलिजेंस डिवाइस है जिसे आसानी से हैक नहीं किया जा सकता है। आगे की खबरों की ओर बढ़ते हुए बता दें, देश भर में बकरीद पर जबरदस्त उत्साह। बॉलीवुड सितारों ने भी दी ईद उल अजहा की शुभकामनाएं। देश भर में बकरीद पर्व और त्योहार एक दूसरे की खुशी में शरीक होने का एक बड़ा अवसर होता है। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के पर्व त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। देश भर में आज लोग ईद उल अजहा का त्योहार बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। इस दिन मुस्लिम समाज के लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। इस खास मौके पर कई सितारों ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने भी ईद के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। बॉलीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर अभिनेता शाहरुख खान ने भी आज
ईद उल अजहा के पाक दिन पर फैंस को मुबारकबाद दी है। अभिनेता अनिल कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सुपरस्टार सनी देओल ने भी इस पाक मौके पर लोगों को बकरी ईद की मुबारकबाद दी है। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह समेत 8 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। लखनऊ स्थित सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने यूपी सरकार की सिफारिश पर इस प्रकरण की जांच अपने हाथों में ली है। बता दें कि देश भर में निवेशकों की रकम हड़पने को लेकर केडी सिंह के खिलाफ सीबीआई पहले भी मुकदमे दर्ज कर चुकी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी है। हादसे में चालक, सहायक चालक और गार्ड समेत 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 40 लोगों के घायल होने की खबर है। राहत एवं बचाव का कार्य जारी है। हादसा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से कुछ दूर आगे रंगापानी और निजबाड़ी स्टेशन के बीच हुआ। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में संसदीय सीट भदोही पर सिर्फ चुनाव चिन्ह के चलते हार मिली है। अगर यहां भी इंडिया गठबंधन में शामिल तृणमूल कांग्रेस की जगह सपा का चुनाव चिन्ह होता तो बड़े अंतर से जीत हासिल होती। रविवार को जिले में कार्यकर्ताओं संघ बैठक के दौरान ज्ञानपुर नगर स्थित एक प्रतिष्ठान में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची बढ़ने की वजह से आरक्षित कोचों में भी यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस वजह से जिन यात्रियों का कंफर्म रिजर्वेशन है उनमें से कईयों को अपनी बर्थ प्रतीक्षा सूची वाली यात्रियों के साझा करनी पड़ रही है। इसी वजह से सफर के दौरान उन्हें खासी असुविधा हो रही है। कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को इस समस्या को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने विशेष जांच अभियान शुरू कर दिया है। रविवार को चले इस अभियान में पहले दिन सूबेदारगंज स्थित स्टेशन पर मेरठ जाने वाली संगम एक्सप्रेस के स्लीपर कोच से प्रतीक्षा सूची वाले 15 यात्रियों को उतारकर उन्हें जनरल कोच में भेजा गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बरेली के शीशगढ़ थाने के दारोगा जितेंद्र कुमार को एंटी करप्शन टीम ने हाल ही में रिश्वत लेते गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दारोगा को थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार का बेहद खास बताया जा रहा है। इससे इंस्पेक्टर और बौखला गए हैं। सोमवार को थाना प्रभारी की 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई हैं। इनमें से एक में वो उस किसान को धमका रहे हैं जिसने अपने खेत से मिट्टी चोरी की रिपोर्ट कराई थी। इसमें तहरीर में ईट भट्टा मालिक का नाम दिया गया था, लेकिन एफआईआर में नाम गायब था। किसान ने इसकी शिकायत एसएसपी से की थी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। बता दें, नमाज के लिए लोगों ने सवेरे से ही मस्जिद में आना शुरू कर दिया था। ईद के कारण आसपास का इलाका और बाजार गुलजार है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, राजधानी में भीषण गर्मी के बीच हरियाणा से पर्याप्त पानी नहीं मिलने की वजह से सीमावर्ती गांव में पेयजल संकट हो गया है। करीब 1 दर्जन गांवों में ना तो पाइप लाइनों से पानी की आपूर्ति हो रही है और ना ही दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर पहुंच रहे हैं। इस कारण इन गांवों के ग्रामीणों ने पानी के मामले में हरियाणा के पड़ोसी गांवों की शरण ले ली है। वे इन गांवों के खेतों में लगे ट्यूबवेल व हैंडपंप से पानी भरकर जाते हैं। लिहाजा दिल्ली के ग्रामीणों का कुछ दिनों से सुबह व शाम हरियाणा के गांवों की ओर तांता लगा रहता है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट गहरा गया है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार को छतरपुर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जल बोर्ड कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी। लोगों ने कार्यालय पर मटके फेंके जिससे शीशे टूट गए। कर्मियों ने इस दौरान मौके से भागकर अपनी जान बचाई। इस पर जल मंत्री आतिशी ने इसके लिए भाजपा की पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं ने प्रदर्शन करने के दौरान तोड़फोड़ की है। इस दौरान बिदूड़ी प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद थे। तोड़फोड़ के संबंध में दिल्ली पुलिस में शिकायत की गई है और घटना के संबंध में वीडियो भी सौंपा गया है। आतिशी ने मामले में बिदूड़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष धीरेज सिंह राजपूत भी इस दौरान मौजूद थे।
और अगली खबर की ओर चलते बता दें, न्यू उस्मानपुर में शनिवार रात अज्ञात बदमाशों ने विक्की को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। विक्की स्कूटी से घर लौट रहा था। इस बीच घात लगाए अज्ञात बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। बता दें, परिजनों को खबर मिली तो वह विक्की को लेकर प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। जैसे ही उसकी मौत का पता परिजनों को चला तो अस्पताल में बवाल मच गया है। गुस्साए परिजनों ने इमरजेंसी में तोड़फोड़ कर दी। अस्पताल के शीशों को तोड़ दिया गया। इसके बाद शव को लेकर पुश्ता रोड पहुंच गए लोगों ने शव सड़क पर रखकर नारेबाजी की और हंगामा किया। पुलिस ने अधिकारियों के साथ मिलकर किसी तरह लोगों को समझाकर वहां से हटाया और शव को अपने कब्जे में लिया। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, राजधानी में सूरज की तपिश और लू से लोग बेहाल है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए भी लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें, ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि 20 जून को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है हरियाणा की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं गुरुग्राम से, जहां प्रशासन की अनदेखी, पानी सूखने से गुरुग्राम की दमदमा झील में बोटिंग नहीं, बैटिंग कर रहे बच्चे। दमदमा झील पूरी तरह से सूख चुकी है। इससे ये पर्यटन स्थल नहीं बल्कि खेल का मैदान नजर आ रहा है। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि पहले यहाँ झील रही होगी। पहले भी पानी कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह झील कभी भी नहीं सूखी। आसपास के लोगों का कहना है कि अरावली की सुरक्षा पर ध्यान ना दिए जाने का नतीजा है दमदमा झील की बदहाली। यदि फार्म हाउस विकसित नहीं किए जाते तो झील में कभी भी पानी की कमी नहीं होती। अगली खबर आ रही है अंबाला से। वेटिंग टिकट लेकर कर रहे हैं ट्रेन की यात्रा तो जान लीजिए ये नियम। रेलवे ने जारी की है नई गाइडलाइन। वेटिंग टिकट लेकर यात्री अब स्लीपर और एसी कोच में नहीं जा सकेंगे। यदि वे इस टिकट पर सफर कर लेते हैं तो चेकिंग स्टाफ उनसे जुर्माना वसूल कर अगले स्टेशन पर ही उतार देगा। यात्रियों के सुहाने सफर में खलल ना पड़े, इसलिए रेलवे ने गाइडलाइन जारी की है। यदि यात्री वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में जाते थे तो जिससे कंफर्म टिकट वाले यात्री को परेशानी होती थी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है भिवानी से। अब हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं दिखता। पार्टी छोड़ने के सवाल पर किरण चौधरी ने कही ये बात। लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव की आहट से पहले ही राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत मिलने लगे हैं। ये संकेत कांग्रेस की तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने दिए हैं। किरण ने कहा कि अब हरियाणा में कांग्रेस का कोई भी भविष्य नहीं दिखता। साथ ही कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा यह प्रभु इच्छा पर निर्भर है। किरण ने शैलजा की सराहना कर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। आगे की खबर जुड़ी है महेंद्रगढ़ से। राजावास की अब अपनी वेबसाइट, ग्रामीण ले सकेंगे लाभ, वाईफाई की भी सुविधा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के सतनाली क्षेत्र के राजावास गांव पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। गांव में वाईफाई की सुविधा तो पहले से ही थी, अब गांव की अपनी वेबसाइट भी शुरू हो गई है। ग्रामीण वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलते ही उसका तुरंत निवारण होगा। इसके लिए ग्राम पंचायत ने एक व्यक्ति को तैनात भी किया है। इस वेबसाइट के जरिए ग्रामीण 50 प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं। उन्हें गर्मी, सर्दी या बारिश में पंचायत के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली खबर है कुरुक्षेत्र से। हरिद्वार ना ले जाने के विवाद में टैक्सी चालक की चाकू मारकर हत्या। पिपली में देर रात हुई ये वारदात। कुरुक्षेत्र के पिपली में रविवार देर रात 5-6 युवकों ने हमला कर चाकू मारकर टैक्सी चालक की हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त रिंकू निवासी गणेश कॉलोनी पिपली के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिंकू का मुख्य आरोपी के साथ हरिद्वार ना जाने को लेकर झगड़ा हुआ था। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार ये यूट्यूबर ने यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट कर उनको धमकी दी है।
इस मामले में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने राजस्थान के 25 साल के बनवारी लाल लटूरलाल गुर्जर को आरे छोड़ो यार चैनल पर एक यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कथित तौर पर धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। गुर्जर को मुंबई लाया गया और रविवार को शहर की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 18 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में महिला ने लिव इन पार्टनर के ऊपर बेल्ट से पीटने और घूंसे मारने के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसने लिव इन पार्टनर के उसके साथ मारपीट कर यौन संबंध बनाकर उसको धमकाया भी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक अधिकारी ने बताया कि 25 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर अंबरनाथ पुलिस ने शुक्रवार को धारा 377, 324, 506 और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके लिव इन पार्टनर ने 13 और 14 जून की रात को उसे बेल्ट से पीटा और घूंसे मारे। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र का नासिक जिला भीषण गर्मी के साथ साथ पानी की भारी कमी से भी जूझ रहा है। नासिक के अलग अलग इलाकों में जल संकट गहराता जा रहा है। लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। कई इलाकों में कुएं भी सूख गए हैं। ऐसा ही कुछ नजारा नासिक के चोलमुख गांव में दिखाई दिया, जहां पानी की कमी की वजह से सूखे हुए कुएं पर भी महिलाओं की भीड़ दिखाई दी। कुएं के सूख जाने पर सिर्फ उसकी तलहटी में कुछ पानी बचा था। उसे लाने के लिए महिला कुएं के अंदर ही उतर गई। चोलमुख गांव में पानी की कमी का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर महिलाएं कुएं के अंदर तक उतरने को मजबूर हैं, ताकि उस पानी से अपनी प्यास बुझाई जा सके। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में रविवार 16 जून को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इसमें भारतीय सेना के 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि 6 जवान समेत 7 अन्य घायल हुए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद पोरे ने बताया कि नागपुर के कामठी में कन्हान नदी पुल पर रविवार शाम तेज रफ्तार निजी बस और एक ऑटो रिक्शा के बीच टक्कर हो गई, जिसमें सेना के 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि घायल 6 जवानों और ऑटो चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के शानदार प्रदर्शन के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। सीपीआईएम के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुंबई में एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार और जयंत पाटिल से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में अशोक धावले, उदय नारक, सर नरसैया आदम, पूर्व विधायक जेपी गावित, पूर्व विधायक विनोद निकोल, विधायक डीएल कराड़, अजीत नवाले, एमएच शेख और सुभाष जाधव शामिल रहे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग जिले के रंतौली में हुए हादसे ने कई एक की जिंदगी बदल कर रख दी। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे को याद कर घायलों की आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे। पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा है। इस बीच भयावह मंजर को याद कर वो सिहर रहे हैं। जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग के कोटेश्वर में भर्ती हुई महिमा त्रिपाठी भी अपनी मां स्मृति त्रिपाठी के साथ टेम्पो ट्रैवलर से तृतीय केदार तुंगनाथ जा रही थी, जो रंतौली के पास खाई में गिर गया था। महिमा के सर और हाथ के पंजे पर गहरी चोट आई है। इसके साथ ही पीठ, कंधे, पैर पर गहरी खरोंचें आई हैं, जबकि उसकी मां की मौत हो चुकी है। बता दें कि महिमा ने प्रयागराज से बीटेक किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए गठित भाजपा की प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी जीत की माला में देवभूमि से 5 कमल देने के संकल्प पूर्ति के साथ ही आगे भी बेहतर करने के संकल्प के साथ संपन्न हो गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता द्वारा डबल इंजन सरकार को दी गई जिम्मेदारी में हासिल सफलता हमारी जीत का बड़ा कारण बनी है। उन्होंने पार्टी जनों का आह्वान किया कि जीत के इस क्रम को आगामी चुनावों में भी जारी रखा जाए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और धामी सरकार के कार्यों को जनता ने समर्थन दिया है।
अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, दून समेत उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। शुष्क मौसम के बीच रविवार को लगातार 9वें दिन दून का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। इन दिनों दून का पारा बीते 122 सालों में सर्वाधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर में लू के थपेड़े बेहाल कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भी तपिश बढ़ गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से 6 से 9 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिन मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप जारी रहने की आशंका जताई गई है। दून समेत अन्य मैदानी क्षेत्रों में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंगलवार शाम से पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र में होटल के कमरे में भीतर शव पड़ा होने की सूचना से हड़कंप मच गया। होटल संचालक ने मर्डर की आशंका जताते हुए पुलिस को भी बुला लिया। जानकारी के मुताबिक मल्लीताल पर्दा धारा क्षेत्र स्थित सैयद ताज होमस्टे में गाजियाबाद के 3 पर्यटक ठहरे हुए थे। रविवार सुबह चेकआउट से कुछ देर बाद पर्यटक भागते हुए गए तो स्वामी जुबैर अहमद को कुछ अटपटा लगा। उसने पर्यटकों के कमरे में जाकर देखा तो बेड पर चादर से ढकी लाशनुमा आकृति देख उसके होश उड़ गए। उसने तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस को भी एक झलक ऐसा ही लगा कि बेड पर शव पड़ा है, मगर कमरे के भीतर जाकर चादर हटाया तो नीचे तकियों से शव की आकृति बनी मिली। फिलहाल पुलिस में कमरे में ठहरे पर्यटकों का फोन सर्विलांस में लगाकर उनसे संपर्क में जुटी हुई है, मगर घटना से करीब 1.5 घंटे पुलिस को फजीहत झेलनी पड़ी। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, रुड़की की सभी मस्जिदों के अलावा ईदगाह में भी ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ईदगाह में भी काफी साफ सफाई देखने को मिली। इस दौरान ईद उल अजहा की नमाज अदा कराने के बाद मुफ्ती सलीम द्वारा देश और प्रदेश की तरक्की, खुशहाली, आपसी सौहार्द और भाईचारे की दुआएं कराई गईं। इस मौके पर मुफ्ती सलीम ने मुस्लिम समाज से खास अपील करते हुए कहा कि कुर्बानी इस्लाम का एक जरूरी फरीजा है। कुर्बानी करते हुए बहुत बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुर्बानी की कोई भी वीडियो ना बनाई जाए और ना ही किसी तरह का हुड़दंग मचाया जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है पंजाब की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं पहली खबर की ओर, जो आ रही है जालंधर से। जालंधर वेस्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान। आपने मोहिंदर भगत को उतारा मैदान में। जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट शीतल अंगूराल के इस्तीफे की वजह से खाली है। अब यहां 10 जुलाई को चुनाव होंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आपने मोहिंदर भगत को टिकट दिया है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। अगली खबर है लुधियाना से। कई जिले लू की चपेट में। 66 साल का टूटा रिकॉर्ड। लुधियाना का तापमान 47 डिग्री से पार। रेड अलर्ट। पंजाब में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं। प्रचंड लू चलने से लोगों का बुरा हाल है। इस गर्मी ने 66 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लुधियाना में 1958 के बाद से पहली बार 47 डिग्री से तापमान पार किया है। कई जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लू से बचने के लिए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। अगली खबर है लुधियाना से। किसान यूनियन का बड़ा ऐलान। 20 जून से रेलवे का होगा चक्का जाम। शंभू बॉर्डर पर फिर देंगे धरना। भारतीय किसान यूनियन ने बड़ा ऐलान किया है। 20 जून को फिर से रेलवे का चक्का जाम होगा। शंभू बॉर्डर पर सभी किसान धरना देने वाले हैं। वही किसान नेता सलविंदर सिंह ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर संयुक्त रूप से दिए गए धरने को लगभग 4 महीने बीत चुके हैं। किसानों को इस दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। भारतीय किसान यूनियन व अन्य किसान संगठनों की मीटिंग हुई, जिसमें फैसला लिया गया है कि जब उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। रुक करते हैं पंजाब की अगली बड़ी खबर की ओर, जो आ रही है चंडीगढ़ से। राज्य में नशे से 14 दिनों में 14 मौतें। नींद से उठे मुख्यमंत्री जाखड़ ने सीएम मान को लिया आड़े हाथ। पंजाब के भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 14 दिनों में 14 मौतें हो गई और मुख्यमंत्री नींद में सो रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब में फैले नशे को लेकर जाखड़ ने सीएम मान को आड़े हाथों लिया है।
जाखड़ ने कहा है कि इन दुखद मौतों ने पंजाब के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। मुख्यमंत्री जो हर दूसरे दिन रंगला पंजाब बनाने के झूठे सपने बेचते हैं, उसे अपनी कुर्सी और राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को समझने के लिए मजबूर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब को आज हमारे नौजवानों की हत्या के इस जघन्य अपराध के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रभावी और तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में नशे की समस्या को नियंत्रित करने में बुरी तरह विफल रही है और गांव और कस्बों में आसानी से नशे की उपलब्धता की रोजाना खबरें आ रही हैं। आगे की खबर जुड़ी है चंडीगढ़ से। आपको मान और केजरीवाल से मांगना चाहिए इस्तीफा। भाजपा ने पंजाब और दिल्ली सीएम पर बोला धावा। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के सीएम पर निशाना साधा है। विनीत जोशी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को केजरीवाल और भगवंत मान से इस्तीफा ले लेना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा है कि आपको आईना देख लेना चाहिए, क्योंकि भगवंत मान चुनाव में अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे थे। देश में 22 सीटों पर लड़ने वाले आप पंजाब में मात्र 3 सीटों से ही जीत सकी है। दिल्ली मॉडल का दावा करने वाले केजरीवाल वहां पर एक भी सीट नहीं जीत सके। इसलिए आपको अपने मुख्यमंत्री व पार्टी के सुप्रीमो से इस्तीफा मांगना चाहिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में एक युवती ने मंदिर के कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि कर्मचारी 3 महीने से मोबाइल नंबर देने के लिए उस पर दबाव बना रहा है। मामले में मंदिर प्रशासन और पुलिस से शिकायत की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक शिव शक्ति नगर निवासी युवती महाकालेश्वर मंदिर में नियमित दर्शनार्थी है। वो हर दिन अपनी मां के साथ महाकाल के दर्शन करने मंदिर आती है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, जबलपुर में पीएससी की तैयारी कर रहे एक कॉलेज स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उसके एक दोस्त को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों बालाघाट के रहने वाले हैं और 2 दिन पहले ही जबलपुर शहर आए थे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान करके गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। फिलहाल वारदात की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, इंदौर में एक युवक युवती के एसिड पीने का मामला सामने आया है। तेजाजी नगर ब्रिज के पास शनिवार रविवार की दरमियानी रात दोनों बेहोशी की हालत में मिले, जिसके बाद पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। फिलहाल अभी तक दोनों में से किसी का बयान दर्ज नहीं हुआ है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, दमोह जिले के जबेरा तहसील के देवतरा गांव के ग्रामीण पानी के लिए बड़ी मशक्कत कर रहे हैं, जहां वो जंगल की झिरिया के पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। दमोह जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर जबेरा विधानसभा की अंतिम सीमा से लगी ग्राम पंचायत पौंडी के आदिवासी गांव देवतरा में पानी का कोई स्रोत नहीं बचा है। पूरा गांव जंगल के अंदर 1 किलोमीटर दूर से झिरिया से पानी भरकर ला रहे हैं, जबकि उसी पानी के भरोसे जंगली जानवर भी अपना जीवन बचाए हुए हैं। 300 से ज्यादा लोगों की आबादी वाले इस गांव में कहने को 2 हैंडपंप और एक कुआं है, लेकिन जल स्तर गिरने से हैंडपंप पानी की जगह हवा फेंक रहे हैं और कुएं भी सूख गए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, इंदौर में डीएवीवी के सामने कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि इंदौर शहर कांग्रेस द्वारा शिक्षा को अवैध धंधा बनाने वाले शिक्षा माफिया के खिलाफ आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर काली पट्टी बांधकर हल्ला बोल पोल खोलो अभियान चलाया गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 8 नक्सलियों में से 6 नक्सलियों की शिनाख्त यानी कि पहचान बस्तर पुलिस ने कर ली है। मारे गए सभी नक्सलियों में से 6 नक्सली माओवादी संगठन के PLGA कंपनी नंबर 1 के डिवीसीएम सदस्य बताए गए हैं। इस पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने 8-8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था।
और अगली खबर आ रही है सुकमा से, जहां छत्तीसगढ़ के सुकमा में बीते 26 मई को हुए आईईडी ब्लास्ट में घायल 13 साल की सुप्पी को इलाज के बाद रायपुर एम्स से छुट्टी दे दी गई है। लेकिन इस हादसे से सुप्पी को ऐसा जख्म दिया है कि जिसे वो जीवन भर कभी भूल नहीं पाएगी। बता दें, आईईडी विस्फोट में सुप्पी ने अपना एक पैर गंवा दिया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल के रेल हादसे पर दुख जताया है। घटना पर मृत लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की उन्होंने कामना भी की है। और अगली खबर आ रही है बलौदाबाजार से, जहां बलौदाबाजार शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन प्रशासन सक्रिय है। कलेक्टर ने 10 जून से लागू धारा 144 को बढ़ा दिया है। अब यह 20 जून की आधी रात तक लागू रहेगा। बता दें, इस दौरान बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आने वाले आदेश तक रैली या कोई जुलूस पूरी तरह से प्रभावित रहेगी। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी है। अब 25 जून तक राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल 26 जून से खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है मुरादाबाद से, जहां मानाठेर क्षेत्र के ग्राम इमरतपुर उदौ की ईदगाह पर ईद उल अजहा की नमाज सुबह 6:30 बजे शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। ईद की नमाज के मद्देनजर पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम रहे। सोमवार सुबह से ही लोग ईद की नमाज के लिए अपने अपने घरों से ईदगाह की तरफ रुख करते देखे गए। छोटे छोटे बच्चे अपने घर वालों के साथ ईदगाह पर नमाज को जाते हुए दिखाई दिए। ईदगाह पर इमाम साहब दिलशाद हुसैन ने नमाज अदा कराई। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता जुबैर आलम की रिपोर्ट। माँ 6 साइड तकबीरों के बाद से अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। देश की राजधानी इन दिनों घोर जल संकट से जूझ रही है। चारों तरफ पानी के लिए लोग चीख पुकार कर रहे हैं। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली सरकार दूसरे राज्यों पर पानी कम देने का आरोप लगा रही है। मामला एलजी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन दिल्ली में पानी की समस्या कम होने के बजाय दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ आसमान से आग उगल रहा पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, तो वहीं जल ही जीवन लोगों से दूर होता जा रहा है। पानी पर दिल्ली में रोज खूब सियासत भी हो रही है। एक तरफ दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो उनके मंत्री आतिशी रोजाना प्रेस को संबोधित करते हुए दूसरे राज्यों पर आरोप लगाते हुए दिल्ली में भी बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि दिल्ली में पानी की समस्या के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वहीं दिल्ली में बीजेपी और अब कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पानी के लिए दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं और रोज धरना प्रदर्शन कर रही हैं और बयानबाजी भी खूब हो रही है। वहीं अब इस पानी के मुद्दे पर धार्मिक और प्राचीन धरोहरों पर छेड़छाड़ दिल्ली से जल संकट होने का कारण बताया जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। पानी दे न सकीजे, पानी दे न सकीजे, और जो सरकार निकलनी है, जो सरकार निकलनी है, केजरीवाल पानी दे, वरना गद्दी छोड़ दो। केजरीवाल पानी दे, केजरीवाल पानी दे। अगली खबर आ रही है बुलंदशहर से। बता दें, एक थप्पड़ के बदले दोस्त की जान लेने वाला संदीप उर्फ अंकुर गिरफ्तार हो गया है। अंकुर ने एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए राहुल की कैंची से गोदकर हत्या कर दी थी। अंकुर की पेशाब की छींट जाने से गुस्साए राहुल ने आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया था। हत्या के बाद से आरोपी फरार था। पुलिस ने गिरफ्तार कर आला कत्ल बरामद किया है। 7 जून रात को हुई थी ये वारदात। सिकंदराबाद के गांव सराय घाटी में हुई थी ये वारदात। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट।
अगली खबर आ रही है आगरा से, जहां पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल कुमार गोयल ने कहा कि उनके बैंक ने देश के अग्रणी डिजिटल बैंक के रूप में पहचान बनाई है। बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल माध्यम से त्वरित ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, जिससे उन्हें शाखा में भी जाने की जरूरत नहीं है। बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट में भी सुधार हुआ है। बैंक छोटे बकायेदारों के साथ ही बड़े बकायेदारों से वसूली पर खास ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक का प्रदर्शन निरंतर सुधर रहा है। बैंक ने 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 23,50,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार किया है और बैंक का शुद्ध लाभ 228.8% बढ़कर 8,245 करोड़ हो गया है। साथ ही बैंक का प्रोविजन कवरेज अनुपात 95.39% हो गया है। बैंक ने प्रत्येक वित्तीय आंकड़े पर अच्छा प्रदर्शन किया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता अजय यादव की रिपोर्ट। आगरा जोन में भ्रमण का कारण था वो 3-4 चीज़ें थी। एक तो कस्टमर से उनका जो है मिलने का, कस्टमर की कोई समस्या है तो उनके बारे में सुनना, और जो भी बैंक के नए उत्पाद हैं, चाहे डिजिटल से रिलेटेड हो, चाहे और भी स्कीम है बिजनेसमैन के लिए या छोटे लोगों के लिए PAPL वगैरह, वो सबका विस्तार से उसमें वर्णन किया गया है। और एक ईलोबी भी हमने कल यहाँ पे रामबाग के आसपास जो है ब्रांच है उसमें भी हमने खोली। ईलोबी में हमने जो है ATM भी प्रोवाइड करा है, जो है आपका पासबुक प्रिंटर 2 दिए हैं, उसमें कैश डिपॉजिट मशीन भी दी है। तो लोगों को डिजिटल पे लाने के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्राप्त की जाए। और उसके बाद जो है टाउन हॉल मीटिंग में जितने भी हमारे स्टाफ के लोकल स्टाफ हैं उनकी टाउन हॉल मीटिंग है, उसमें उनको मोटिवेट करा जा रहा है कि और से और बेहतर सर्विस दें, जिससे जो बैंक का बिजनेस बढ़े और बैंक की लाभप्रदता भी बढ़े। डिजिटल में आप देखें तो डिजिटल में हमने 2 साल में बहुत ज़्यादा काम किया है। लगभग 100 आप उनको प्रोडक्ट समझें या प्रोसेस समझें या जो है सर्विस समझें, उनको चेंज किया है हमने। तो आज की डेट में जो भी सुविधा डिजिटल पे बाकी बैंकों द्वारा दी जा रही है वो सब उपलब्ध है। जैसे आज की डेट में जो हमारा PNB One है, जिसको मोबाइल ऐप है, इसमें आपको कैश लेस विड्रॉल भी अलाउड है। इसमें OD अगेंस्ट FD भी आपको ब्रांच में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है डीमैट में कोई एप्लीकेशन लगानी है, आसबा के थ्रू आप इसमें लगा सकते हैं। कुछ आपको मनी कहीं ट्रांसफ़र भी करनी है तो आप UPI का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा अमाउंट करनी है तो आपको NEFT और RTGS की भी इसमें सुविधा दी है। और इसमें जो है बिजनेस लोन भी है, ये 10 लाख तक का जो MSME कस्टमर है वो भी इसमें लोन ले सकते हैं। PAPL प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन जो हमारे सेविंग बैंक के कस्टमर हैं या सैलरी धारक या अदर देन सैलरी धारक है, वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और वो लाभ उठा भी रहे हैं। अगर आप देखें तो देखिए पिछले 2 साल में बैंक ने हर एक पैरामीटर में बहुत बेहतर काम किया है। मार्च 24 के जो हमने आंकड़े दिए उसमें टोटल बिजनेस बैंक का 23.50 ट्रिलियन हमने बिजनेस किया है। और जहाँ तक आपका NPA वगैरह के बारे में, ये 3-4 साल पहले ग्रॉस NPA 12% होता था, ये मार्च 24 में 5.73 पे आ गया है। और नेट NPA जो 4% के आसपास रहता था 3-4 साल पहले, वो 0.73 आ गया, 1% से भी कम आ गया। और इसके साथ अगर आप देखें तो जो है 95% से ज़्यादा प्रोविजन कवरेज रेशो है। तो प्रोविजन कवरेज रेशो 95% बन गया है। तो आने वाले क्वार्टर्स में हमारी जो है क्रेडिट कॉस्ट में और ज़्यादा जो है कमी होने की संभावना है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखें, जितना जो है प्रॉफिट पूरे साल का था 22-23 में, वो 2,500 से ज़्यादा का प्रॉफिट था, उतना प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में 23-24 के मार्च क्वार्टर में ये 3,010 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हमने कमाया। अगर पूरे साल का देखें तो लगभग ये 8,500 करोड़ से ज़्यादा का था। वहीं अगली खबर आ रही है राजगढ़ से, जहां छापीहेड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जल गंगा संवर्धन अभियान 5 जून से 16 जून तक आयोजित किया गया, जिसका समापन गंगा दशमी के अवसर पर किया गया। इसी क्रम में नगर में गंगा दशमी के अवसर पर गंगा दशहरा पर गंगा आरती एवं पूजन कार्यक्रम विधायक हजारीलाल दांगी की उपस्थिति में कांकरिया रोड बालाजी मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पूजा आरती कर किया गया। कार्यक्रम में विधायक दांगी ने अपने विचार व्यक्त कर जल संरक्षण, जल संवर्धन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्राचीन समय में
कुएं, बावड़ी, तालाबों को बहुत महत्व देते हुए संरक्षित रखा गया है। मौजूदा वक्त में जरूरत है कि सभी कुआं, बावड़ी, तालाब एवं जल संरचनाओं की साफ सफाई और मरम्मत का काम प्रमुखता से किया जाए चाहिए कि जिससे जल स्तर भी बढ़ेगा और नगर में सौंदर्यीकरण भी होगा। साथ विधायक द्वारा सभी उपस्थित लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया गया और वृक्षारोपण करने के साथ ही उस वृक्ष की सुरक्षा करने का संकल्प दिलवाया गया। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूं पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। बांग्लादेश ने सुपर 8 में शान से की एंट्री। गेंदबाजों ने लूटी महफिल। लो स्कोरिंग मैच में नेपाल को बुरी तरह रौंदा। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के 37वें मैच में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर नेपाल को लो स्कोरिंग मैच में हरा दिया। बांग्लादेश और नेपाल के बीच मुकाबले में कुल 191 रन बने। बांग्लादेश ने इस जीत के साथ ही सुपर 8 राउंड में अपनी जगह पक्की की। बांग्लादेश के मध्यम गति के गेंदबाज तानजिम हसन साकिब को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरी खेल की खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि श्रीलंका ने टूर्नामेंट का सफर जीत के साथ किया खत्म। नीदरलैंड के सुपर 8 में पहुंचने का टूटा सपना। श्रीलंका और नीदरलैंड के बीच सोमवार को T20 वर्ल्ड कप 2024 का 38वां मैच ग्रॉस आइलैंड में खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंकाई टीम ने 6 विकेट खोकर 201 रन का स्कोर खड़ा किया। वहीं 202 रन का पीछा करते हुए नीदरलैंड्स की टीम 16.4 ओवर में 118 रन पर ही सिमट गई। श्रीलंका टीम की तरफ से नुवान तुषारा ने 3 विकेट, जबकि कप्तान वानिंदु हसरंगा और मतीशा पथिराना ने 2-2 विकेट चटकाए। इस तरह श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को लगभग 83 रन से रौंदकर टूर्नामेंट में अपना सफर जीत के साथ खत्म किया। नीदरलैंड्स की टीम इस हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। रुक करते हैं खेल की अगली खबर की ओर। बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के अपने आखिरी मैच में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। MS धोनी को बड़े अंतर से पीछे छोड़ा। बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के अपने आखिरी मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस दौरान बाबर आजम ने भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी को बड़े अंतर से पीछे छोड़ा। बाबर आजम ने आयरलैंड के खिलाफ रविवार को नाबाद 32 रन की मैच विजयी पारी खेली। बाबर की पारी के दम पर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपने अभियान का विजयी अंत किया। स्पोर्ट्स बुलेटिन की अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि सुपर 8 में भारत के मुकाबले तय। अमेरिका और वेस्ट इंडीज की मेजबानी में जारी T20 विश्व कप 2024 अब सुपर 8 की तरफ पहुंच रहा है। ग्रुप चरण के 38 मुकाबले खेले जा चुके हैं। आज न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी के बीच 39वां मुकाबला खेला जाएगा, जबकि 18 जून को वेस्ट इंडीज की अफगानिस्तान से भिड़ंत होगी। हालांकि इन दोनों मैचों से कुछ असर नहीं पड़ेगा। सुपर 8 की 8 टीमें तय हो चुकी हैं। 19 जून से सुपर 8 राउंड की शुरुआत हो जाएगी। सुपर 8 के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड और बांग्लादेश ने कल क्वालिफाई कर लिया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां बांग्लादेश वर्सेस नेपाल मैच में रिकॉर्ड्स का लगा अंबार। तंजीम ने रचा इतिहास तो नेपाल के नाम जुड़ा
ये शर्मनाक रिकॉर्ड। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने नेपाल को हराकर T20 विश्व कप 2024 सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बांग्लादेश की टीम ने नेपाल को 21 रन से हराया। इस मैच में बांग्लादेश के गेंदबाज तंजीम हसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए। वहीं बांग्लादेश नेपाल के मैच में कई रिकॉर्ड्स भी बने। आइए जानते हैं इन रिकॉर्ड्स के बारे में। बांग्लादेश की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 106 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में नेपाल की टीम 85 रन ही बना सकी और बांग्लादेश ने ये टोटल डिफेंस कर लिया। T20 विश्व कप इतिहास में ये सबसे छोटा टोटल 106 रन रहा है, जो सफलतापूर्वक टीम ने डिफेंड कर लिया। अगले रिकॉर्ड की बात करें तो 20 ओवर के पुरुष T20 में बांग्लादेश के 106 से कम टोटल का सफलतापूर्वक बचाव किया गया, जो वेस्टइंडीज ने साल 2014 में आयरलैंड के खिलाफ अपने 9 विकेट पर लगभग 96 रन का बचाव किया और 2010 में जिम्बाब्वे ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 105 रन पर ऑल आउट हो गई थी। अगला रिकॉर्ड बनाया है तंजीम हसन ने। तंजीम हसन ने रचा है ये इतिहास। तंजीम हसन ने T20 वर्ल्ड कप में ये इतिहास रच दिया है। उन्होंने नेपाल के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट चटकाए। वह T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा डॉट गेंद डालने वाले पहले गेंदबाज बने। अगले रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमें T20 विश्व कप में 3 बार ऑल आउट हुई। मेंस T20 विश्व कप के इतिहास में ऐसा 3 मैचों में देखने को मिला जहां दोनों टीमें ऑल आउट हो गईं, जिसमें किंग्सटाउन में बांग्लादेश और नेपाल की टीमों का नाम शामिल है। अगला रिकॉर्ड जुड़ा है अर्धशतकीय साझेदारी से। अर्धशतकीय साझेदारी के बावजूद सबसे कम टोटल, जी हां, बांग्लादेश के खिलाफ नेपाल की टीम 85 रन पर ढेर हो गई। मेंस T20 में अर्धशतकीय साझेदारी वाला ये तीसरा सबसे कम ऑल आउट स्कोर रहा है। अगले रिकॉर्ड की तरफ चलें तो बता दें कि नेपाल के खिलाफ बांग्लादेश की टीम 106 रन पर सिमट गई, जो पुरुषों के T20 विश्व कप में एसोसिएट के खिलाफ पूर्व सदस्य द्वारा दूसरा सबसे कम स्कोर है। पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन को देखने के लिए और लगातार देश विदेश के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है बिहार की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बताते हैं, मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर हैवानियत हुई है। एक चिटफंड कंपनी के दरिंदों ने एक नहीं कई लड़कियों का यौन शोषण किया है। घटना के बाद से पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। एक पीड़ित लड़की किसी भी तरह इन दरिंदों से चंगुल से भागने के लिए और कंपनी की काली करतूत को उजागर किया है। पीड़िता बिहार सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है। उसने आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। मामला मुजफ्फरपुर के हयापुर इलाके का बताया जा रहा है। करीब 180 लड़कियों को नौकरी देने का झांसा देकर बंधक बनाया गया। उनके साथ मारपीट की गई। इनमें से कई लड़कियों के साथ यौन शोषण करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, नेटवर्किंग कंपनी में नौकरी देने का झांसा देकर किशोरियों व युवतियों के साथ मारपीट कर यौन शोषण के मामले में पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष रोहन कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों से भावुक अपील कर दी है। उन्होंने बिहार में नीतीश सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। इनमें तेजस्वी यादव ने बिहार की तमाम बड़ी घटनाओं का जिक्र किया है। वे लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बिहार बंगाल की सीमा के पास ट्रेन हादसा हुआ है। सियालदार का जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेसवे को पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेसवे के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद हड़कंप मच गया। रेलवे की टीम जांच में जुट गई है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, राजधानी समेत प्रदेश में बीते 9 दिनों से भीषण गर्मी व लू प्रभाव बनाए हुए हैं। भीषण लू के कारण लोगों के साथ पशु पक्षियों का भी जीना मुहाल हो गया है। गर्मी व लू से राहत को लेकर मानसून का इंतजार करने वाले लोगों को 4 से 5 दिन और इंतजार करना होगा। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।